नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जिसका डर था वही हुआ। बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। इतनी जबरदस्त बिकवाली जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। जमकर बैठे हुए कॉलें बेचने वाले ऊपर। और ये तो मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। जुलाई महीने की एक्सपायरी कटनी है और उसमें भी संभलने का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा था शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लेकिन वो तो शॉर्ट कवरिंग तो भूल जाओ, पहले तो सपोर्ट बचा लो। इस समय मार्केट की तो ये हालत हो रही है और स्टॉक्स तो निपट रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहले तो आप एफआईएस के आंकड़े देख लो। एफआईएस जुलाई महीने में भर भर कर बेच के गए हैं। 30,509 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच गए जुलाई में। अब तक जुलाई में अगर इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का कंबाइंड आंकड़ा देखोगे जो एफआईएस ने बेचा, वो है 42,675 करोड़ रुपए का। और जुलाई में निफ्टी 3% नीचे, बैंक निफ्टी 2.25% ज्यादा टूटा हुआ, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगभग 4% टूटा हुआ। इतनी बुरी हालत कर रखी है ना मार्केट की। और ऊपर से डीआईएस जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। रिजल्ट सीजन में हमने डीआईएस की खरीदारी होती देखी है। 39,826 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं डीआईएस कैश मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद बाजार कहां संभल रहा है। बाजार ने ठान लिया कि भैया अभी तो नीचे के लेवल दिखाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई रिजल्ट सीजन में। और बस वहीं से ही फिर एफआईएस ने जो चपत लगानी शुरू करी है। देखिए, पहला तो बड़ा कारण यही है ना कि क्वार्टर वन में जो आप रिजल्ट सोच के चल रहे थे, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी और बाकी आईटी कंपनियों के, वैसे आए नहीं और ऊपरी स्तरों पर फिर मुनाफा वसूली जो हावी हो गई। इनफैक्ट बड़ी कंपनियों के देख लो, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनके शेयर्स कहां संभले, इतनी बुरी तरह टूटे हुए। निफ्टी के खुद के शेयर्स में इतनी बुरी हालत हो रखी है कि फिर उसके बाद की जो मार्केट है, जिसको हम ब्रॉडर मार्केट बोलते हैं, वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और कहीं टिक नहीं पाए शेयर्स। तो क्वार्टर वन रिजल्ट सीजन, मोटी मोटी बात ये कि उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग गहरा गई है मार्केट में। भारत और यूएस की ट्रेड डील पे कोई स्पष्टता आई नहीं। एक और डेलीगेशन आएगा यूएस का इंडिया में अगस्त में, और उसके बाद फिर वो कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं। हमने देख लिया हाल फिलहाल में जापान के साथ यूएस ने डील कर ली, यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर ली 15% टैक्स लगाने के बाद, लेकिन भारत का तो कहीं पर भी नाम नहीं आया अभी तक। तो बाजार उसको लेकर भी कंफ्यूज हो गया और लेने के देने पड़ गए। एफआईएस ने जो जमकर बिकवाली करी उसके चलते जुलाई में फार्मा सेक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी सेक्टर नहीं चला है। ऐसा जुलाई निकला है इस बार। तो ये पंगा पड़ा कि जुलाई में आईटी इंडेक्स 9% नीचे चला गया। आईटी हैवीवेट्स क्रैश हुए हैं। इसके अलावा मीडिया, इसका कोई वेटेज नहीं है वैसे निफ्टी पे, लेकिन वो इंडेक्स लगभग 7% के करीब नीचे। रियल एस्टेट कोई कंपनी नहीं है रियल एस्टेट की निफ्टी में, लेकिन वो जो इंडेक्स है ब्रॉडर मार्केट्स में अगर देखो तो 6.5% रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनका इंडेक्स नीचे। तो सोचो अंदर के कंपोनेंट्स कितने बुरी तरीके से टूटे होंगे। फिर एनर्जी, इस पे तो निर्भरता ज्यादा थी, 4% नीचे आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ही इतनी बुरी हाल हो रखे हैं उसके बाद पीएसयू बैंक, मेटल, ये सब इंडाइसेस नीचे हैं। फार्मा सेक्टर में खरीदारी हुई है। अच्छा, जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो निफ्टी की कंपनियों की बात करते हैं, 15 दिखाता हूं मैं आपको। 15 के 15 कंपनियों के जो स्टॉक्स की रिटर्न्स देखो आप जुलाई महीने में। पहला है ट्रेंड, 18% नीचे। उसके बाद आईटी स्टॉक्स की तो झड़ी लगी हुई है, जिसमें एचसीएल टेक महिंद्रा 14% से ज्यादा टूटे हुए हैं। टीसीएस 10% ज्यादा टूटा है। हैवी वेट है। टीसीएस ने तो 12,000 कर्मचारियों को निकालने की बात कर दी है FY26 के लिए, और टीसीएस 10% ज्यादा टूटा हुआ है जुलाई महीने में। फिर श्रीराम फाइनेंस 10% नीचे, हालांकि आज के सत्र में थोड़ा पुल बैक शो कर रहा है श्रीराम फाइनेंस। एक्सिस बैंक 10% नीचे है पोस्ट रिजल्ट्स। इसकी जो बैंड बजी है। कोटक बैंक एक और 8.5% नीचे। अब ये देखो निजी क्षेत्र के बैंक कैसे कैसे टूटे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक सब नीचे। नेस्ले का स्टॉक 9% नीचे, बीएल 8% नीचे, टाइटन 8% नीचे, इंडसइंड बैंक 7.25% नीचे। अच्छा, अब आ जाते हैं मेगा लार्ज कैप, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नतीजों के बाद आप ढूंढ के देख लो इसमें तेजी। 9.25% नीचे गिरा, 7% के करीब नीचे गिरा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज जुलाई महीने में। फिर एलएनटी नतीजों से पहले ही ढेर हो रखा है 7% के करीब। एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स भी लगभग 6% के करीब टूटे। इन्फोसिस का स्टॉक 6.25% के आसपास नीचे। तो आप ये बताओ, हर सेक्टर की कंपनियां टूट रही हैं अचानक से। तो यानी कि आप एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में ऊपर चले गए थे ना कि रिजल्ट सीजन अच्छा निकल आएगा, ट्रेड डील हो जाएगी तो हम इन लेवल्स को सस्टेन कर जाएंगे, 25,000 के लेवल्स के ऊपर रहेंगे। नहीं, 25,000 का लेवल टूट गया। अब उसके बाद सपोर्ट ढूंढते रहो, और उसके बाद फिर आप निफ्टी पे जो चढ़े उनमें देखोगे तो उनकी कोई वेटेज इतनी नहीं है। जैसे इटर्नल, तो इटर्नल का पी पहुंच गया 1000 के पार, स्टॉक है 17% ऊपर जुलाई महीने में। फिर HUL 5.5% ऊपर, ये ठीक है। सिप्ला 3.5% ऊपर। फार्मा, FMCG कुछ पुल बैक शो कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अब ये रिटर्न्स तो देख लो आप। गिरने में तो मैंने ऐसे डबल डिजिट नेगेटिव दिखाए थे, और चढ़ने में मैं आपको 3.5%, 3%, 2% के आसपास रिटर्न दिखा रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, अल्ट्राटेक बस नाम मात्र के ऊपर है किसी तरीके से। आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, अभी भी विकेट पे टिका हुआ है 3% ऊपर। लेकिन ये मार्केट वैसी है नहीं जिसमें आप टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे, क्योंकि मार्केट में ना एकदम से जो गिरावट आई है वो सेंटिमेंट इम्पैक्ट करती है। यानी कि आप एक बार तेज़ी में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ट्रेड डील हो जाएगी, और भारत तो ऐसा
स्वीट स्पॉट में जिसमें यूएस को ट्रेड डील करनी पड़ेगी। अब भारत के साथ ही ट्रेड डील आखिरी में हो रही है, ये भी तो एक पंगा पड़ा हुआ है ना। तो फिर इसलिए अभी बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया, और ऊपर से जो रिजल्ट सीजन आया वैसे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उतने भी अच्छे रिजल्ट आए थे, तो फिर उसके चलते भी करेक्शन देखने को मिली। अब टेक्निकल लेवल्स जो हम कह रहे थे कि 7 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक जो निफ्टी भागा लगभग 3,926 पॉइंट्स, उसका रिट्रेसमेंट लेवल 23.6% आता था 24,742 के आसपास। तो 24,742 के लेवल के नीचे चले गए हो, हालांकि वहीं पर ही हो आज, उससे ज़्यादा दूर नहीं हो आप, लेकिन जब ये 24,700 24,600 के लेवल टूटेंगे ना, तो फिर और दिक्कत आ सकती है मार्केट में। जब आप बिकने पे आते हो तो आप एक बार ओवरसोल्ड होके छूटते हो, जब तेजी में जाते हो तो ओवरबॉट होके छूटते हो। तो फिर इस बार अगर और नीचे चले गए तो 24,570, 24,500, 24,415 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। हम अभी तक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि 24,600, 24,700 का लेवल भी टूटना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बिकवाली हुई है आज, उसने तो कॉन्फिडेंस एक बार हिला दिया ना, तो फिर 24,400 तक का भी एक लेवल निकल के आ सकता है। स्टे इन्वेस्टेड, ये बहुत सारी करेक्शंस हमने ऑलरेडी मार्केट पे देख चुके हैं, लेकिन जब एक बाउंस बैक आएगा तो फिर मौका मिलेगा नहीं। और अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन अभी टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा भी स्ट्रांग होने के लिए 24,800, 24,900 का लेवल निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज तो करोड़ों शेयर्स खड़े हो गए हैं ऊपर 24,800 की स्ट्राइक पे, 24,900 और 25,000 की स्ट्राइक पे, तो निकलने कहाँ देंगे 24,800, 24,900 इतनी आसानी से। आज भी गए थे 24,900 के करीब, क्या फट करके मारा नीचे, तो संभल नहीं पाओगे, एक रेंज पे रहोगे, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, लेकिन हार तो हम मानेंगे नहीं। तो डिप्स में सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी इस फेज से पार निकल पाओगे। ओवर लेवरेज पोजीशंस तो टिकेगी नहीं, और स्टॉप लॉसेस जितने हंट होने थे, जो खाना था मार्केट को स्टॉप लॉस, वो खा गया। छोटे शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं उनके तो स्टॉप लॉसेस निपट लिए। अब वैल्यू बाइंग लोअर एंड से फिर से जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आते चले जाएंगे उनके ऊपर बेट लगेगी, और एक फेज पार हो गया। कंपनियों की कमेंट्री को उतनी भी खराब नहीं है रिजल्ट सीजन में, तो आने वाले समय को डिस्काउंट करके चलेगा मार्केट, और निचले स्तरों पे फिर से खरीदारी हो जाएगी। लेकिन डिप्स में इस फेज को पार करने के लिए एटलीस्ट जब आप 5 हफ्ते भी नीचे जा रहे हो ना, तो डिप्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई बढ़ चढ़ के ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाए। बाजार की हालत अभी थोड़ी नाजुक है।